नमस्कार। मैं विनय कुमार गुप्ता, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान LBSM कॉलेज जमशेदपुर कोल्हान विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन के बीच में अंतर। इसमें विषय के रूप में तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में अंतर, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की शुरुआत के लिए उत्तरदायी कारण, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता, तुलनात्मक राजनीति का विकास, तुलनात्मक राजनीति के विकास के कारक, तुलनात्मक पद्धति के अर्थ एवं प्रकार, तुलनात्मक राजनीति का भविष्य, कुछ समस्याएं और निष्कर्ष। तुलनात्मक शासन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमें राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित नहीं किया जाता। जिन ब्रॉडन के अनुसार तुलनात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है, अर्थात तुलनात्मक शासन में शासन के अंगों के तुलना पर जोर दिया जाता है। फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक शासन का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं और स्वरूपों के तुलनात्मक अध्ययन से है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक शासन में शामिल अध्ययन के साथ साथ उन विषयों का भी अध्ययन होता है जिन्हें हम गैर राज्यीय राजनीति के अध्ययन कह सकते हैं, जैसे कबीले, समुदाय, व्यक्तिगत संघ, निजी संस्थाएं आदि का भी अध्ययन, जिसका प्रभाव मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर पड़ता है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता है, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। कर्टिस भी कहता है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और राजनीतिक व्यवहार के महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है, जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीतिक कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति राज्य और गैर राज्यीय दोनों प्रकार के संगठनों, प्रक्रियाओं, व्यवहारों का अध्ययन करता है, जिससे राजनीति प्रभावित होती है। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बीच अगर अंतर की बात करें तो तुलनात्मक शासन शब्द परंपरागत है, पुराना है। तुलनात्मक राजनीति शब्द आधुनिक है। तुलनात्मक शासन का अध्ययन क्षेत्र सीमित है, संकुचित है, और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक और गतिशील है। तुलनात्मक शासन शासन प्रणालियों के कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। तुलनात्मक शासन राजनीति के केवल शासन संबंधी संस्थागत पहलुओं के अध्ययन तक सीमित होती है। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक शासन से एक कदम आगे बढ़कर उन सभी शक्तियों, प्रक्रियाओं, राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों, राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करती है। तुलनात्मक शासन राज्य के औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक राजनीति राज्य के औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ राज्य के अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। तुलनात्मक शासन परंपरागत विषय है और तुलनात्मक राजनीति आधुनिक विषय है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की शुरुआत के लिए उत्तरदायी कारण कौन है? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत के लिए कई उत्तरदायी कारण हैं, जिसमें मुख्य है पहला, अमेरिका में राजनीति शास्त्र में होने वाली क्रांति के परिणाम स्वरूप कई विद्वान तुलनात्मक शासन अध्ययन की में कमी को उजागर करने लगे और तुलनात्मक राजनीति की नवीन अवधारणा को सामने लाया। आमंड और पावेल ने परंपरागत अध्ययन में 3 प्रकार की कमी का उजागर किया: सीमित क्षेत्र में अध्ययन, समरूपक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन। इन कमियों के कारण कई विद्वान समग्र तुलनात्मक अध्ययन की ओर अग्रसर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई नवोदित राष्ट्र हुए, वह भी तुलनात्मक राजनीति को जन्म दिया। उपनिवेशवाद के पतन और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के विकेंद्रीकरण ने भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत की। शीत युद्ध के कारण 2 ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र बने, उन्होंने भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को आगे बढ़ाया। विश्व स्तर पर राज्य शासन संरचना, अनौपचारिक संगठन की बदलती कार्य प्रणाली, चुनौती आदि ने भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत को आगे बढ़ाया। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता है, पहला, राजनीतिक व्यवहार को समझना। दूसरा, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। तीसरा, राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण में यह सहायक है। चौथा, राजनीतिक संस्कृति को समझने में यह मदद करता है। पांचवा, विश्व में घटित घटनाओं को समझने में यह मदद करता है। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता प्रारंभ से रही है और वर्तमान में भी रही, इसकी उपयोगिता बढ़ी है। तुलनात्मक राजनीति के विकास की बात करें तो कई विद्वान अपने अपने ढंग से इसके विकास का वर्णन करते हैं। जैसे G.K. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति के विषय के ऐतिहासिक विकास को 3 भागों में विभक्त किया है: अपरिष्कृत, परिष्कृत और प्रगामी रूप से परिष्कृत। अध्ययन की सुविधा से तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है: द्वितीय विश्व युद्ध तक का तुलनात्मक राजनीति का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का तुलनात्मक राजनीति का विकास और तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। प्रथम चरण में अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस जैसे विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाया।
इस काल की मुख्य विशेषता यह थी कि राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक वर्षों में तुलनात्मक राजनीति केवल नाम मात्र से तुलनात्मक थी, क्योंकि यह विदेशी शासनों का अध्ययन था और विदेशी सरकारों का वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और कानूनी अध्ययन पर जोर दिया जाता था। द्वितीय चरण में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का विकास हुआ। हैक्सर, मैक्रिडिस जैसे विद्वान ने संस्थात्मक तुलनाओं के साधनों का इस्तेमाल करके सरकार को अच्छी तरह से समझने का इसमें प्रयास किया। तीसरे चरण में डेविड स्टर्न, आमंड पावेल, कॉलमैन, कार्ल डायच, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट डह, लुसियन पाए, मायरन विनर आदि ने तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत, संचार सिद्धांत को प्रस्तुत किया और राजनीतिक विज्ञान को वास्तव में विज्ञान का स्वरूप देने का राजनीतिक व्यवस्था को तुलनात्मक रूप से समझने में भूमिका निभाई। तुलनात्मक राजनीति के विकास के कई कारक रहे, उसमें से हैं गैर पश्चिमी देशों में तथ्यों की उपलब्धि, व्यवहारवादी आंदोलन, समाजशास्त्र के प्रभाव, चौथा बौद्धिक व्यवस्था के लिए खोज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कई नए राज्यों का उद्भव हुआ, नए देश बने, लेकिन पश्चिमी देशों की संरचनाओं को, नौकरशाही को, राजनीतिक पार्टी, दबाव समूह आदि चीज़ों को वहाँ पर वो परिणाम नहीं दे पाए जो पश्चिमी देशों में दिया। इसके चलते भी तुलनात्मक राजनीति के विकास के यह महत्वपूर्ण कारक बने। व्यवहारवादी आंदोलन के आने से पुराने औपचारिक संगठन की जगह अनौपचारिक संगठन के अध्ययन पर जोर दिया गया। लोकमत, मतदान व्यवहार, हित समूह, दबाव समूह, जिससे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्रांति आई। टेलकाट, पार्सन, सील्स आदि समाजशास्त्री ने राजनीति शास्त्र के विद्वानों को प्रभावित किया और डेविड स्टर्न, आमंड पावेल जैसे राजनीति शास्त्री ने अनुभव किया कि राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक अध्ययन के लिए संस्था में कार्यरत लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अपने नवीन आधुनिक व्यवहारवादी बौद्धिक दृष्टिकोण से सिद्धांत निर्माण की खोज भी तुलनात्मक राजनीति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक बना। तुलनात्मक पद्धति के अर्थ एवं प्रकार की बात करें तो तुलनात्मक पद्धति का जो तात्पर्य है वह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच तुलना करना, उसकी पद्धति को जानना है। तुलनात्मक पद्धति को दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत तुलनात्मक पद्धति और आधुनिक तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का जो परंपरागत रूप था वह उसमें क्या था कि वह विवरणात्मक था, उसके क्षेत्र संकुचित थे, राजनीतिक बातों पर ध्यान, गैर राजनीतिक बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था और पाश्चात्य देशों की तुलना ज़्यादा की जाती थी। आधुनिक तुलनात्मक पद्धति उन कमी को दूर किया, विश्लेषणात्मक अध्ययन और गैर राजनीतिक संगठनों के अध्ययन पर भी जोर दिया गया, गैर पश्चिमी देशों के अध्ययन पर जोर दिया गया, अनुभवात्मक अध्ययन बना, वैज्ञानिक अध्ययन आदि को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि इसी के द्वारा वास्तविक रूप से राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सकता था। तुलनात्मक राजनीति का भविष्य, इसमें कुछ कठिनाइयाँ थी, क्या क्या समस्याएं थी, अभी भी है, जैसे अवधारणा के प्रतिमान की समस्या, तुलनात्मक योग्यता की समस्या, सिद्धांतीकरण की समस्या, अध्ययन प्रणाली की समस्या, पृष्ठभूमि प्रवृत्तियों की समस्या। अभी तक तुलनात्मक राजनीति में कई शब्दों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधुनिक विद्वान वर्ग क्रमबद्ध योजना की सिफारिश करता है, दूसरा वर्ग व्यवहारवाद से प्रेरित मान्यताओं की तुलना को योजना को आधार बनाना चाहता है। तुलनात्मक राजनीति में कई प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन कौन से सिद्धांत का प्रयोग इसमें किया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, मान्य व्याख्याओं के लिए मान्यता या प्रतिपादन का नियम बनाना और शोध प्रारूप की योजना बनाना। इसके अंतर्गत कई प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निरीक्षण, दस्तावेजीय शोध, सांख्यिकी, परिचालन, अनुरूपण तकनीक, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, विषय वस्तु विश्लेषण, गहन साक्षात्कार इत्यादि। समस्या यह रहती है कि तुलनात्मक राजनीति में इसमें से किसका प्रयोग किया जाए। उसी प्रकार से राजनीति को प्रभावित करने वाले कई तत्व हैं जिन्हें राजनीतिक प्रवृत्ति कहा जाता है। आधुनिक, सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक कई तत्व हैं। राजनीतिक व्यवहार से संबंधित कई परिवर्तन हैं जिनकी संख्या गिनना कठिन है। यह परिवर्तन एक दूसरे से इतने जटिल भी हैं, मिले हुए हैं कि उसके बीच भेद करना भी कठिन है और एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रभाव डालती है, जिसके कारण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कठिनाई आती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अध्ययन में आने वाली कई कठिनाइयों के बावजूद यह काफी लोकप्रिय विषय के रूप में उभर रहा है। दिन प्रतिदिन इसकी समस्या को दूर किया जा रहा है और इसे अधिक से अधिक पूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सत्य है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन, इसकी प्रणाली, स्वरूप, क्षेत्र और तकनीकों को लेकर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति विज्ञान के व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह विश्वव्यापी राजनीतिक पद्धति की कल्पना करती है और वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण करती है और नए सिद्धांतों का निर्माण करती है। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का महत्व प्रारंभ से रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वह यह जानने का है कि तुलनात्मक राजनीति का इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल साइंस के अलावे अन्य सब्जेक्ट में भी या अन्य लोगों में भी कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे